मेरी माँ, मेरी माँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग-रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। वो कहते थे, मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है। बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहाँ हुआ था। सरिया खेलते हैं किसन रामा दूसरे। वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे। अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है। जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की। समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया। बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं, 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थीं, उनमें जो शिक्षित थीं, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद
इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं। मां, मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्यनिष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता। अपनी सत्यनिष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है। एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था। तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माताजी ने। पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे। अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जी सर। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे। उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया। गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता मां। तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया।
और तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्जवल अक्षरों में लिखा जाएगा। काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। कहते हैं अलविदा हम अब इस जहान को, जाकर खुदा के घर से फिर आया न जाएगा। कहते हैं अलविदा हम अब इस जहान को। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम मेरी माँ। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और बाबला कोचर, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।